हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। मैं हूं हिमांशु। चलिए शुरू करते हैं। तक हम लोगों ने 3 चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 अफवाह तंत्र की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप सभी वहां जाकर देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब यही है कि भारत की नदियाँ, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना इत्यादि, इन सभी से इस चैप्टर में रूबरू होंगे आप। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये क्लास। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज का ये बेहतरीन क्लास होने जा रहा है, तो अपने साथ एक नोटबुक और कलम लेकर ज़रूर बैठेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, नदियों के अफवाह निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है। यानी नदी का जो बहाव है उसमें क्या क्या चीज़ें भाग लेती हैं, नदियों के अफवाह में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भूवैज्ञानिक समयावधि। ऑप्शन नंबर बी है स्थलाकृतियाँ। ऑप्शन नंबर सी है ढाल प्रवणता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। और ये वीडियो जो है डिस्कशन के साथ होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा मगर बेहतरीन होगा। आप सभी नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे और मेरे द्वारा कराए गए डिस्कशन को ध्यान से सुने और इसे नोट करते रहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये सभी चीज़ें नदियों के अफवाह तंत्र के लिए निर्भर करती है। आइए जानते हैं अब हम नदियों के बारे में। नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम देखेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। आप लोग नोटबुक में 2 खंड बनाएंगे, एक तरफ हिमालय की नदियाँ, एक तरफ प्रायद्वीपीय नदियाँ, और दोनों तरफ शॉर्टकट में लिखते जाएंगे। पहले हम बता रहे हैं हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती है, अर्थात इसमें सालों भर जल होता है, क्योंकि इसे जल की प्राप्ति हिम हिम यानी कि बर्फ़ से होती है और वर्षा दोनों से होती है। यानी कि हिमालय की नदियाँ 12 मासी होने का कारण यह है कि इसे सालों भर बर्फ़ और वर्षा से जल प्राप्त होते रहता है। यही कारण है कि हिमालय की नदियाँ 12 मासी हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखिएगा कि हिमालय की नदियाँ अपने युवावस्था में हैं, अर्थात उथल पुथल यानी कि अपरदन, रास्ते में आने वाले पत्थरों और मिट्टियों को तोड़ना काटना। अपरदन का अर्थ होता है रास्ते में आने वाले पत्थरों मिट्टी को तोड़ते काटते हुए बहते रहना। तो यही कारण कहा गया है कि हिमालय की नदियाँ अपने युवावस्था में है, क्योंकि हिमालय की नदियाँ बहुत ज़्यादा अपरदन करती है। अगला पॉइंट बनाकर आपको लिखना है हिमालय की नदियाँ अपरदन करती है। अगला पॉइंट आपको लिखना है डेल्टा। डेल्टा का अर्थ होता है अपने मुहाने या संगम पर जो साथ लाए पत्थर मिट्टियाँ को जमा करती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। तो हिमालय की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। फिर से आप लोग सुनेंगे, हिमालय की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा हिमालय की नदी पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है, अर्थात वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही बह रही है। और ऐसी नदियाँ इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नीचे लिखिएगा, पहला है सिंधु नदी, दूसरा सतलज, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गंगा, पांचवा यमुना, इत्यादि इत्यादि। ऐसी कई सारी नदियां हैं जिनमें कि ये सभी प्रमुख थी। अब हम देखने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी नदी होती है,
क्योंकि इसे जल की प्राप्ति सिर्फ वर्षा से ही होती है। अपवाद में भी है कुछ, जैसे कि अपवाद में आपका कावेरी नदी है, ये बारहमासी नदी होती है। अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ये लिखना है कि यह नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में है। आप खुद को देख लीजिए कि पहले बचपना था आप में, बहुत ज़्यादा शरारत किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे बचपन में शरारत क्या करते थे, क्या आप अभी वैसे शरारत करते हैं? क्या आप उतना बदमाशी करते हैं? या फिर और देखिए, अगर आप और बड़े होंगे, जैसे अपने माता पिता को देखिए, क्या वो शरारत करते हैं? क्या वो इधर उधर ज़्यादा करते हैं? नहीं ना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्रौढ़ावस्था यानी कि बुजुर्ग हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो बुजुर्ग अवस्था में आ चुकी है, यानी कि अब वो ज़्यादा उथल पुथल नहीं करती, वो बिल्कुल शांत नदियां, और ये मौसमी नदियां हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है ये भी आगे हम बताएंगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। और जहां आपको समझ नहीं आए बैक करके ज़रूर देखिएगा, जब तक समझ नहीं आता तब तक उस चीज़ों को देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। उससे भी समझ ना आए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। तो कह रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें एग्जाम्पल में आपको लिखना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट यह है कि जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वह एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ए आदसो चौहरसू का, औ रोदुर्गी का, एस्चुअरी, एस्चुअरी। एग्जाम्पल में लिखेगा नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। अगला पॉइंट लिखना है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अनुगामी या फिर अनुवर्ती है, यानी कि वैसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। पॉइंट को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, और जहाँ समझ में ना आए आप डबल टैप कीजिए बैक और उसे फिर से देखिए, पुनः देखिए, बढ़िया से देखिए, अच्छे से देखिए। फिर से इस पॉइंट को हम बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अनुगामी या अनुवर्ती होती है। अनुगामी या अनुवर्ती उसे कहते हैं जो नदियाँ ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। एग्जाम्पल में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब कुछ तथ्य हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है, जिससे कि आगे के प्रश्नों में आपको आसानी हो बनाने में, समझने में, और इस चैप्टर को अच्छे से आप समझ सके, इसमें आसानी होगी। तो उद्गम स्थल एक होता है। उद्गम स्थल का अर्थ आपको पता है क्या? उद्गम स्थल का अर्थ जानते हैं क्या होता है? नदियाँ जहाँ से निकलती हैं ना, उसी को उद्गम स्थल बोलते हैं। अब जिनको पता है तो फिर ऐसा नहीं समझिएगा कि एकदम छोटा छोटा बात बता रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे, काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिसे कि ये पता नहीं होगा, तो उसके लिए बताना आवश्यक है। जिसे पता है आप आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जान लीजिएगा तो कुछ घटेगा नहीं। तो उद्गम स्थल का अर्थ होता है नदी जहाँ से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संगम या मुहाना। इसका अर्थ होता है नदी अपना जल जहाँ सागर या महासागर में गिराती है या फिर किसी नदी में ही गिराती है तो उसे उस नदी का संगम या मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाह या प्रवाह क्षेत्र। नदियों के उद्गम से लेकर संगम या मुहाना तक। देखिए, अगर आपको उद्गम और संगम या मुहाना के बारे में नहीं बताते तो हो सकता था कि आपको इस बारे में समझ नहीं आता,
तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ बेहद आवश्यक है आपके आगे के भविष्य के लिए। इसे ध्यान से सुनिएगा। अपवाह या प्रवाह क्षेत्र क्या है? नदियों के उद्गम से लेकर संगम या मुहाना तक के बीच के क्षेत्र को अपवाह या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। नदियों के उद्गम यानी नदियाँ जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर संगम यानी मुहाना तक, यानी कि नदियाँ जहाँ अपना जल गिराती है, जहाँ विलुप्त हो जाती है, जहाँ ख़त्म हो जाती है, जहाँ तक रहती है, यानी नदी के स्टार्टिंग से नदी के अंत तक के क्षेत्र को ही अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाह प्रतिरूप या संरचना। नदियों के उद्गम से लेकर संगम या मुहाना तक नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा जो आकृति बनी होती है उसी को तो अपवाह प्रतिरूप या संरचना कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आया? जैसे कि देखिए, आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, बिहार के बीचों बीच बहती है। इसके कई सारे सहायक नदियां हैं। आप सहायक नदियां में ले लीजिए बूढ़ी गंडक हो गया, इधर आपका कोसी है, इधर सबसे लास्ट में महानंदा जो कि पश्चिम बंगाल में मिलती है गंगा से। फिर नीचे आप ले लीजिए, इधर उत्तर प्रदेश की ओर सबसे पूर्वी है इधर कर्मनासा। फिर इधर है आपका सोन नदी, फिर क्यूल, फिर इधर है फल्गु नदी। यानी कि आप इस संरचना को समझ पा रहे होंगे कि ये जो नदियों द्वारा, एक ही नदी है ना, मेन तो गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियों द्वारा जो ये संरचना बनी है इसी को तो अपवाह प्रतिरूप या संरचना कहते हैं। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है। स्टॉक वीडियो में तो यही फ़ायदा है आप सभी का कि वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। लाइव वीडियो में ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न की ओर आएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ की संरचना द्रुमाकृतिक या वृक्षानुमा होती है। द्रुमाकृतिक या फिर वृक्षानुमा होती है। ऐसी संरचना को बनाने में सहायक होते हैं पहला जल के बहाव, दूसरा जल के बहाव की समयावधि, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा ढाल प्रवणता, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, तो ढाल प्रवणता है। फिर चौथा है स्थलाकृतियाँ इत्यादि। ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो जो संरचना बनाती है वो द्रुमाकृतिक या वृक्षानुमा बनाती है। अब वृक्ष किस प्रकार होता है आप समझ ही सकते हैं। जैसे देखिए, वृक्ष आपका एक ये है, फिर ये है, इसकी तना निकल रही है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये है वृक्षानुमा या द्रुमाकृतिक। इस प्रकार से आपको देखने में लगेगा कि वृक्ष है, उसकी मेन नदी और सहायक नदियों की मिलने से। चलिए अब पहला नंबर प्रश्न तो हो गया, आइए देखते हैं अब दूसरा नंबर। आशा है कि आप अगर हमारे इस डिस्कशन को बेहतरीन ढंग से सुने होंगे तो आप आराम से आगे आने वाले 10 प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं खुद ब खुद। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के हन यानी कि तना, तो वृक्ष के शाखाओं के हन की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं। अरे आप लोग तो बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं, आपका सही आंसर भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है द्रुमाकृतिक लिखा हुआ है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। द्रुमाकृतिक है, द्रुमाकृतिक, तो इस टाइप से है। मोबाइल में लिखने में बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। दूसरा
ऑप्शन नंबर बी है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर्य अपवाह प्रतिरूप। आशा करते हैं आप सभी इसका सही सही जवाब दे दिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आप लोग शेयर तो कीजिए। नया नया चैनल है भाई, थोड़ा सा हमारा भी कल्याण कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों का भी कल्याण कीजिए। वीडियो काफ़ी शानदार होने जा रहा है, बेहद एकदम डिटेल्स के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपसे बस यही चाहिए कि आप हमारा साथ देते रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का थोड़ा सा प्रचार भी करें, नई चैनल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? इसको तो डिटेल्स में नहीं बताया है, इसे डिस्कशन में नहीं बताया, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे छूट सके इस चैप्टर के अंदर, यानी अपवाह तंत्र के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, आपसे मिस हो जाएगा। या तो डिस्कशन के साथ या फिर प्रश्न के साथ आपके सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा, सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्य अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी है आर्य अपवाह प्रतिरूप, एक ही चीज़ हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए सी डी पर चलना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आर्य अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वलय आकार प्रतिरूप। कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। प्रश्न को अच्छे से देखिए, आंसर को भी अच्छे से देखिए और सभी को अच्छे से नोट करते रहिए, सभी बेहद इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूर्ववर्ती नदियों से संबंधित सभी चीज़ें हमने डिस्कशन में जान ही लिया है, आशा करते हैं आप सभी इसका सही सही आंसर दे देंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है वे नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है, यानी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ऐसा है क्या? आइए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिखा रहा है। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण से पहले से बहती हैं, क्या ये सही है? चलिए आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, हो सकता है आगे का भी थोड़ा सही हो। देखते हैं ऑप्शन संख्या सी, वे नदियाँ जो अपवाह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी। आशा करते हैं आप सभी इसका सही सही आंसर दे चुके होंगे, तो बिना किसी देरी के इसका सही आंसर हम भी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। आप सभी बिल्कुल सही हैं, शानदार कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए और प्रश्नों को एंजॉय कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। सही निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, आपको ये बताना है। अब लग रहा है कि आपको सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा आप सभी के साथ। खैर देखते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आने लगेंगे उस प्रकार से डिस्कशन आपका होता रहेगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए गोमती, ऑप्शन नंबर बी रामगंगा, ऑप्शन नंबर सी सोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गोमती। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग लिखिए तो नीचे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रश्न संख्या 5 को अच्छे से लिखिए, उसके बाद इसके नीचे नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर गोमती को टिक कर लीजिए, उसके बाद नीचे नोट बनाकर
लिखना है आपको कि गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहड़ झील से निकलती है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जहाँ समझ नहीं आए एक बार बैक करके भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहड़ झील से निकलती है। और सही गोमती की सहायक नदी है, और गोमती गंगा की सहायक नदी है। गोमती गंगा की सहायक नदी है। और गंगा के अन्य सहायक नदियाँ जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन इत्यादि कई सारी सहायक नदियाँ हैं। तो सभी नदियों को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम सभी नदियों के बारे में जानते रहेंगे। आइए देखते हैं गोमती के बारे में एक छोटा सा और तथ्य। गंगा की जो ये सहायक नदियाँ अभी हमने बताया है कि रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी इत्यादि इत्यादि, तो इनमें एकमात्र सहायक नदियाँ गोमती है जो मैदानी भाग से निकलती है। अन्य सभी सहायक नदियाँ पहाड़ी भाग से निकलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से डिनोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। महानंदा नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि महानंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल हिमालय से, ऑप्शन नंबर बी है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी है पाउडुनरी हिमनद से, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिलबनी पहाड़ी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। आइए जानते हैं अब महानंदा नदी के बारे में। आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, प्रश्न को लिखिए, आंसर को भी लिखिए, उसके नीचे नोट बनाकर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। वीडियो को पॉज करके देखिए और लिखिए। आइए जानते हैं महानंदा नदी के बारे में। पहली बात तो ये साफ साफ कर देते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक है महानदी और एक है महानंदा नदी, ठीक ना। एक है महानदी और एक है महानंदा नदी, दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि दोनों एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का नाम एक जैसा भले है लेकिन दोनों एक नहीं है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, जो कि गंगा से सबसे पूर्वी छोर में मिलने वाली सहायक नदी है। अगला पॉइंट ये लिखना है आपको कि महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से दक्षिण की ओर, दक्षिण आपको पता ही होगा, नीचे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा डायरेक्शन। चलिए, आशा करते हैं आप सभी को ये पता होगा। तो महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि प्रवाहित होती है। फरक्का के समीप यह गंगा से मिल जाती है। जहाँ पे मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, संगम या मुहाना। अतः महानदी गंगा की सहायक नदी हो जाती है इस प्रकार। अगला पॉइंट आपको ये लिखना है कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं ना, उसमें गंगा से बाएं तट पर जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो इस प्रकार है। वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सभी गंगा से बाएं तट पर मिलते हैं। और दाएं तट पर इसी प्रकार आपको लिखना है, ये दाएं तट पर यमुना, सोन इत्यादि मिलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि गंगा की सहायक नदियों में गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्व में स्थित नदी महानंदा नदी है। आप सभी को पहले भी हमने इस बात की चर्चा की है, इसे आपको नोट करना है अच्छे से। गंगा की सहायक नदियों में गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्व में स्थित नदी महानंदा नदी है और सबसे पश्चिम में स्थित नदी रामगंगा है। सबसे पूर्व में महानंदा और सबसे पश्चिम में रामगंगा। सबसे पूर्व में महानंदा, सबसे पश्चिम में रामगंगा। जी बिल्कुल सही है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि बंदरपूछ श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति होती है। यानी कि बंदरपूछ श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, आपको ये बताना है। अब ये आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है शारदा या फिर ऑप्शन नंबर डी दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग भी नोट कीजिएगा वीडियो को रोककर। उत्तराखंड राज्य में एक यमुनोत्री हिमानी है। उस यमुनोत्री हिमानी में बंदरपूछ है जहाँ से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी गंगा के समांतर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर आकर गंगा से मिलती है। एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग। यमुना नदी गंगा से समांतर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी भी यमुना नदी ही है। यमुना की लंबाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। यमुना की जो लंबाई है वो 1326 किलोमीटर है। 1326 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि यमुना दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहीं पर है तो वो दिल्ली में ही है, जिस कारण से इस नदी को खुला नाला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कोसी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गोसाई थान, ऑप्शन नंबर बी मापुचा श्रृंग हिमालय या फिर ऑप्शन नंबर सी बंदरपूछ श्रेणी या ऑप्शन नंबर डी मिलाम हिमानी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोसाई थान। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नोट करिएगा आप लोग कि कोसी कोई एक नदी नहीं है बल्कि यह कई नदियों का एक संयुक्त धारा है। कोसी कोई एक स्पेशल नदी नहीं है, यह कई नदियों का संयुक्त धारा है जिसे कि कोसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि कोसी नदी की मुख्य धारा अरुणा है। कोसी नदी की मुख्य धारा अरुणा है जो नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है, जिस वजह से कोसी का उद्गम गोसाई थान चोटी माना जाता है। आप सभी भली भांति इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने एक पॉइंट ऊपर बताया है कि कोसी कोई एक मुख्य धारा नहीं है बल्कि कई नदियों का संयुक्त धारा को कोसी कहते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोसी का मुख्य धारा अरुणा है और अरुणा गोसाई थान चोटी से निकलती है, इसीलिए कोसी का भी उद्गम स्थल गोसाई थान को माना जाता है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको लिखना है पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने में जो माहिर नदी है वो कोसी नदी है। बिहार का जो उत्तरी भाग है ना, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होती है, जिससे कि बिहार दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। ऊपर वाला भाग उत्तरी बिहार, नीचे वाला भाग दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर बाढ़ का जो कारण है वो कोसी नदी ही है। बहुत ज़्यादा तबाही करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है कोसी नदी। अगर मान लीजिए अभी ये पूर्व की ओर बह रही है ना, शाम होते होते पता चलेगा कि पश्चिम की ओर। शाम को अगर आप सोए हुए हैं, आपसे आपके घर से 1 किलोमीटर दूर से अगर कोसी नदी का बहाव क्षेत्र चल रहा है, पता चलेगा सुबह आपके घर के नीचे से बह रहा है। इतना ज़्यादा ही माहिर है अपना प्रवाह क्षेत्र बदलने में। इसीलिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करने में कोसी नदी माहिर है। अगला पॉइंट में भी आप लोग लिख ही लीजिएगा कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसका कारण कोसी नदी है। अगला पॉइंट आपको लिखना है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी परियोजना के तहत कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी परियोजना के तहत कोसी नदी पर बांध भी बनाए गए हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में
गंगा नदी से आकर मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की ओर, चूँकि समय ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। सिंघावा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? सिंघावा श्रेणी से जो नदी निकलती है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंघावा श्रेणी है, यहाँ से महानदी निकलती है। सिंघावा श्रेणी जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, और यहाँ से महानदी निकलती है। आपने देखा ही, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर अपना जल गिरा देती है। इसमें ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको परीक्षा विशेष के तौर पर ये नोट करना है कि शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल, हंसदो इत्यादि महानदी की सहायक नदियां हैं। समझ नहीं आया होगा तो बैक करके देखिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर देना इसको। शिवनाथ, शिवनाथ, मांड, मांड, ईब, ईब, जोंक, जोंक, तेल, हंसदो इत्यादि महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है। आपको पता ही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मेहद झील किस नदी का उद्गम स्थल है? मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए जूनी, जूनी नहीं यहाँ पर लूनी होगा। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी मांडवी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी भादर। तो मेहद झील से जो नदी निकलती है वो है माही नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी आता है। मध्य प्रदेश राज्य में एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जिसमें कि मेहद झील स्थित है, और मेहद झील से माही नदी निकलती है। इसमें परीक्षा विशेष के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपको ये जानना चाहिए कि माही नदी जो है ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा पता ही होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे कि विषुवत रेखा कहते हैं, अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो, अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या फिर जायरे, एक ही नाम है, कांगो या जायरे नदी इसे 2 बार काटती है। किसे? विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा, इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे कि मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को तो कर्क रेखा कहते हैं, पता ही होगा। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे कि मकर रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में जानिए। अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो, लोहरसी का आधा मो, पो में ओ का, पो में ओ का, लिम्पोपो। तो अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित बारमेजो नदी, दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। 3 बार, 3 बार मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? बारमेजो। एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? माही, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। अब देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। अगला है मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी?
जी हाँ, लिम्पोपो, बिल्कुल। लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका महादेश में बहती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आप लोगों को बताना है कि मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है। बारमेजो, बारमेजो नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है, मकर रेखा को 3 बार काटती है, 3 बार। अच्छे से इस चीज़ों को डिनोट करते रहना आप लोगों को। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसे भी अच्छे से नोट कीजिएगा। अफ्रीका महादेश में 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर विक्टोरिया झील स्थित है, ठीक ना। अफ्रीका महादेश में 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा पर ही विक्टोरिया झील स्थित है, जहाँ से नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को काटती है। अपना जल यह भूमध्य सागर में गिरा देती है। अर्थात नील नदी ऐसी नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से इसका संबंध है। आशा करते हैं सभी बात आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज प्रश्न ज़्यादा नहीं रहने वाला, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो परेशानी होगी, और हमें भी पता है कि आप शायद हमारे वीडियो को इतना देखते नहीं होंगे, हो सकता है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए महाराज, इतना डिटेल्स कहीं नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर। पेरियार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल से देख लेते हैं। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर बी है वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर सी है लोकटक झील या फिर ऑप्शन नंबर डी है चिल्का झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, किबुल लामजाओ उद्यान है, जो कि मणिपुर राज्य के लोकटक झील में स्थित है। परीक्षा विशेष के संदर्भ में आपको ये जानना चाहिए इस बारे में कि पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्य में है। पुलिकट झील एक ऐसा झील है जिसका विस्तार 2 राज्यों में है, और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला है वेम्बनाड झील, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। वेम्बनाड झील केरल से संबंधित है और चिल्का झील उड़ीसा से। आज लगता है 15 प्रश्नों पर ही रोकना पड़ेगा वीडियो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। अभी जस्ट इसका आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा हमारे डिस्कशन के थ्रू। देखते हैं क्या है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील किबुल, केबल नहीं है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर बी वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील या फिर ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। आशा करते हैं आप सभी इसका अच्छे से सही जवाब दे दिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी है वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर सी है पुलिकट झील या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोकटक झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील कहाँ अवस्थित है, अभी जस्ट मैंने बताया है।
कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील की विशेषता यह बताई जा रही है? प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए, वीडियो को रोककर। पढ़ लिया? अब देखिए इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी है वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर सी है पुलिकट झील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोकटक झील। अगर आप लोगों को भविष्य में कभी भी लैगून एवं खारे पानी की झील के बारे में एक साथ पूछा जाए तो आंख बंद करके एकदम ऑप्शन को देख लेना है कि ऑप्शन में चिल्का झील दिया हुआ है कि नहीं, और चिल्का झील को मार देना है। इसका सही आंसर चिल्का झील हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें भाई, प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारी फैमिली अभी थोड़ी छोटी है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि और ज़्यादा मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रहे आप सभी से। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को हम आपके सामने लाते रहें, और वो भी इतने शानदार डिस्कशन के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम 5 बजे आप सभी के साथ किसी अन्य नए वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।